नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है अर्जुन और हम डिस्कस कर रहे थे कॉन्सेप्ट्स ऑफ जनरल इंग्लिश। दोस्तों, हमने इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस किया था, जिसमें हमने नाउन कंप्लीट कर दिया है। इसमें हमने सभी चीज़ पढ़ ली है जो नाउन से रिलेटेड है, जैसे काउंट्स ऑफ नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन एंड नाउन, जेंडर, नंबर, केस एंड उसकी हमने एक्सरसाइजेज भी कर ली थी। दोस्तों, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम यानी फोर नाउन जो नाउन के प्लेस पे आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रोनाउन अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, वो सब जो नाउन के प्लेस पे यूज हो। ठीक है, अब हम दोस्तों काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हम सारे नहीं पढ़ेंगे, कोई आपको 7 पढ़ाएगा, कोई 8 पढ़ाएगा, कोई 10 पढ़ाएगा आपको टाइप्स, लेकिन हम वो पढ़ेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन पर्पज से इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके एग्जाम्पल, प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हम इन्हीं के साथ करेंगे एंड इनके हम रूल्स भी साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काइंड है पर्सनल प्रोनाउन यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब जैसे कि ये नेम बता रहा है कि पर्सन से रिलेटेड है ये, है ना। पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्ति से रिलेटेड, पर्सन से रिलेटेड। तो इसमें हमारे टोटल 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आइए देखते हैं है क्या। ठीक है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टैंड्स फॉर 3 पर्सन्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। दोस्तों, फर्स्ट पर्सन वो होता है जैसे कि मैं बोल रहा हूं आपसे, तो जो बोलता है वो होता है फर्स्ट पर्सन, और जो सुनता है वो होता है सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात होती है वो होता है थर्ड पर्सन। जैसे कि मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग सेकंड पर्सन हो गए। अब थर्ड पर्सन, जैसे मान लो कि मैं आपको अपने प्रधानमंत्री के बारे में बताता हूँ, ठीक है, कि नरेंद्र मोदी इज आवर प्राइम मिनिस्टर, तो मैं जैसे उनकी बात कर रहा हूँ तो वो हो गए थर्ड पर्सन। क्लियर हुई इतनी इतनी चीज? तो चलिए देखते हैं डेफिनेशंस। फर्स्ट पर्सन क्या है? द पर्सन हु इज स्पीकिंग, जो बोल रहा है वो हो गया फर्स्ट पर्सन। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या है? फर्स्ट पर्सन। या मेरी कोई टीम है यहाँ पे खड़ी हुई है, मैं बोलूंगा हम, जैसे हम बोलते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल, तो हम पूरी टीम के लिए बोल रहा हूँ, तो हम क्या हो गए? फर्स्ट पर्सन हो गए। ठीक है, सेकंड पर्सन होता है जैसे आप लोग हो गए, ठीक है ना, तो आप लोग हो गए जो कि आप सुन रहे हैं। द पर्सन स्पोकन टू, जो पहला पर्सन बोल रहा है, जिससे बोल रहा है, जो सुन रहा है, यानी वो हो गए सेकंड पर्सन, यानी तुम, आप, यू। ठीक है, थर्ड पर्सन क्या हो गया? थर्ड पर्सन अदर देन द मेंशन इन ए एंड बी, जो ए और बी से बाकी जितने भी हैं वो सब थर्ड पर्सन होंगे। जैसे वह, ठीक है, ही, शी, इट, ये सब, वे सब हो गए। तो एग्जांपल होगा ही, शी, इट, दे। दे दोस्तों इनकी प्लूरल फॉर्म है, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज क्लियर हुई फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन की। चलिए नेक्स्ट। दोस्तों, ये हमारी एक टेबल है, इसको अगर हमने समझ लिया तो हमें काफी हद तक प्रोनाउन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए समझते हैं। केस है हमारा नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव एंड पॉसेसिव। हमने केस में डिस्कस किया था। नॉमिनेटिव वो है जो वर्ब से पहले आए, यानी एज अ सब्जेक्ट के रूप में आए। एक्यूजेटिव जो वर्ब्स के बाद आए और एज अ ऑब्जेक्ट आए, यानी ऑब्जेक्टिव केस होगा। पोसेसिव में हम दोस्तों पोसेशन यानी अधिकार दर्शाते हैं। ठीक है, इतना समझ आया? चलिए, अब यहाँ पे हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में इसको कैटेगराइज कर दिया। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, फर्स्ट में कौन था? मैं, हम। सेकंड में था तुम, यानी यू। थर्ड में तो जितने भी थर्ड बचे हैं, ही, शी, इट, दे। ठीक है, इतना क्लियर है? अब सिंगुलर में आई यूज करेंगे हम एज अ सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के लिए, है ना। जैसे आई एम टीचिंग यू, तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो आई कैसे यूज किया? मैंने एज अ सब्जेक्ट यूज किया। और एक मैं अकेले ही तो हूं, तो आई आया। प्लूरल में देखें तो प्लूरल में मैं यूज करूंगा वी, है ना, यानी हम आपको पढ़ा रहे हैं। काफी सारे, मेरी पूरी टीम की अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, तो सब्जेक्ट में यूज हुआ वी। ऑब्जेक्ट में देखा जाए तो मी यूज करूंगा मैं, है ना। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आई टीच यू,
एक सेकेंड, हाँ देख लेते हैं। आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। ठीक है, अगर मैं इसको, ये टीच क्या है, पढ़ाना, वर्ब हो गई। ठीक है, अब मैं अपना नाम ना लेकर के नाम की जगह मैं प्रोनाउन यूज कर रहा हूं, तो आई क्या है, ये प्रोनाउन है। ठीक है ना, और यू क्या है, प्रोनाउन है अगेन। इतनी बात क्लियर हुई। अब मैं इसको, ये एक्टिव वॉइस हो गई मेरी, अब मैं इसको पैसिव में कैसे लिखूंगा, यू आर टॉट बाय मी। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट था, ठीक है, और यहां पे ये सब्जेक्ट था। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, ये सब्जेक्ट बन गया, ये वर्ब रही है बीच में ही। ठीक है, बाय मी, ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो सब्जेक्ट में जब मैं खुद को यूज करूंगा, मतलब आई यूज करूंगा, तो आई करूंगा, है ना, ये सब्जेक्टिव केस हो गया। इसको अगर मैं एज एन ऑब्जेक्ट यूज करूंगा तो मैं आई नहीं लिख करके मी लिखूंगा, क्योंकि मी उसका ऑब्जेक्टिव केस है। नाउन के टाइम पे क्या हो रहा था, नाउन के टाइम पे जो नाउन मैं सब्जेक्ट में यूज कर रहा था वो ही सेम ऑब्जेक्ट में कर रहा था, है ना। हमने एग्जांपल क्या लिया था, अगर आपको याद होगा तो हमने लिया था राम राइट्स आ लेटर। डिफरेंस देखना दोस्तों, ठीक है। और इसका हम पैसिव लिखें तो क्या होगा, अ लेटर इज रिटन बाय राम। ठीक, राइट्स वर्ब है, राम नाम है, नाउन है, एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है। लेटर नाम है, नाउन है, एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है यहां पे। ठीक है, अब यहां पे लेटर नाउन है, एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, एंड यहाँ पे राम ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। ठीक है, बीच में हमारी वर्ब है ही। अब आपने क्या नोटिस किया, राम यहां से सब्जेक्ट यूज हो रहा था, नाम ही सेम नाम ही यूज हो रहा है। दूसरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट राम, कोई डिफरेंस दिखा आपको, राम है तो ऑब्जेक्ट में भी राम है, सब्जेक्ट भी सेम है और ऑब्जेक्ट भी सेम है। ऐसे ही जब लेटर ऑब्जेक्ट में था तो लेटर था, और एज ए सब्जेक्ट हुआ अगेन वो लेटर ही रहा, कोई चेंज नहीं हुआ। तो यहां से हमें ये रूल पता लगा कि नाउन एज ए सब्जेक्ट आए चाहे ऑब्जेक्ट आए वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, लेकिन प्रोनाउन में ऐसा नहीं है। प्रोनाउन में सब्जेक्ट आपका कुछ और हो सकता है और उसी का ही हम ऑब्जेक्ट में ले जाएं तो वो चेंज होगा। तो प्रोनाउन चेंज होती है, नाउन चेंज नहीं होती। इतनी बात क्लियर हुई। जैसे यहां पे हुआ है, आई मैं एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहा हूं, लेकिन आई को ही मैं जब ऑब्जेक्ट में ले जाता हूं तो वो एज ए मी बन जाता है, यानी वो चेंज हो गया, है ना। तो प्रोनाउन चेंज हो जाती है। इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब ये आप टेबल देखिए, आपको समझ आ जाएगा। जब मैं एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहा हूं आई को, तो वो आई लिख रहा हूं, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट में ले जा रहा हूं तो वो मैं उस आई नहीं लिख करके मैं मी लिखूंगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। प्लूरल में जब मैं सब्जेक्ट यूज कर रहा हूं वी के लिए तो मैं वी यूज करूंगा, यानी हम यू के लिए वी यूज करूंगा। सेम ऐसे ही ऑब्जेक्ट के लिए अस। ठीक है, अब सेकंड पर्सन का देखते हैं। सेकंड पर्सन एज ए सब्जेक्ट यू, सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यू ही यूज होगा। ठीक है, एंड इसका अगर जब हम ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे ना तो तब भी यू ही रहेगा। कैसे, जैसे हमने ये वाले एग्जाम्पल में देखा, यू एज एन ऑब्जेक्ट था, खाली यू ही लिखा है, इसकी फेस पे जाइए यू। ठीक है, अब इसको हम सब्जेक्ट में ले गए, यहाँ इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट में भी ये यू ही है, तो इसकी फेस वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो सेकंड पर्सन के लिए जो है वो एज एन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सेम ही रहेगा। इतनी बात क्लियर हुई। और सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए भी यू ही लगेगा। ठीक है, जैसे सिंगुलर और प्लूरल फर्स्ट पर्सन का आई से वी बन गया, है ना, लेकिन सेकंड पर्सन में यू ही रहेगा। सेम ऐसे ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही रहेगा दोनों का। क्लियर है। चलिए, थर्ड पर्सन में ही शी इट होगा एज अ सब्जेक्टिव में। जैसे कि
ये वाला एग्जांपल लेते हैं हम, राम वाला ही, ठीक है। अभी मैं इसको राम को चेंज कर देता हूं टू ही राइट्स अ लेटर। उसने एक पत्र लिखा, ठीक है। अब इसका पैसिव बनाते हैं, पैसिव एक्टिव हम आगे करेंगे, अभी फिलहाल आप प्रोनाउन पे फोकस करिए, ठीक है। ही राइट्स अ लेटर, अब इसको हम पैसिव में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? अ लेटर इज रिटन बाय, ही का क्या बन जाएगा? ही का बन जाएगा दोस्तों हिम, ठीक है। अगर यहां पे शी लिखता मैं, शी राइट्स अ लेटर, तो अ लेटर इज रिटन बाय हर, शी का हर होगा, ही का हिम होगा एज एन ऑब्जेक्ट। इतनी बात क्लियर हुई? अब राम में तो चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन चेंज होगी, सब्जेक्ट में दूसरी है और यहाँ पे हिम बन गई ऑब्जेक्ट में जब हमने इसको यूज किया, ठीक है। तो अब आइए अपने टेबल पे, तो ही का क्या होगा? हिम होगा, ठीक है। शी का क्या होगा? हर होगा। इट का दोस्तों इट ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं प्लूरल में, ही शी इट तीनों का प्लूरल फॉर्म दे होता है, ठीक है। तो दे एज अ सब्जेक्ट यूज होगा, उसको जब हम ऑब्जेक्ट में यूज करेंगे तो देम करेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई? अब नेक्स्ट चलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव। दोस्तों पॉजेसिव प्रोनाउन यानी अधिकार, पॉजेसिव मीन्स पोजेशन से आया है, पोजेशन मीन्स होता है अधिकार, है ना। तो अधिकार वाले शब्द हैं ये, जैसे हमने अपोस्ट्रोफे पढ़ा था ना अधिकार में कि राम्स बुक, है ना। तो लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ क्या यूज करेंगे एज एन प्रोनाउन में? ये वर्ड्स, कि अगर मैं मेरा बोलूं तो माइन, है ना, हमारा बोलूं तो आर्स, ठीक है। सेकंड पर्सन का बोलूं तो योर्स होगा, सिंगुलर प्लूरल दोनों में, ठीक है। थर्ड पर्सन का बोलूं तो ही का हिज हो जाएगा, शी का हर्स हो जाएगा। यहाँ पे देखो हैस पहले से है तो इसलिए इसका हिस्स नहीं हुआ, खाली ऐसा है तो फिर उसको इतना ही छोड़ दिया, लेकिन हर का हर्स एस और जुड़ जाएगा शी के केस में। इट के लिए कुछ नहीं होता हमारा पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो इट कुछ नहीं है, इट का इट्स होगा तो वो एडजेक्टिव में यूज होगा, प्रोनाउन में नहीं होगा। प्रोनाउन का इट्स कुछ नहीं होता, क्योंकि इट बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं हम, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम ऑफ यूज करते हैं, रिलेशन दिखाते हैं, अधिकार नहीं दिखाते। तो यही रीजन है कि यहाँ पे इट नहीं है। क्लियर हो कंसेप्ट? चलिए नेक्स्ट, दे का देयर्स यानी उनका, ठीक है, एस जुड़ गया देयर्स में, ठीक है। दे का देयर्स, ये हो गई हमारी पोसेसिव प्रोनाउन। इसके एग्जांपल्स आगे करेंगे, मैं आगे जब हम पोसेसिव प्रोनाउन पढ़ेंगे ना, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, जब पोसेसिव प्रोनाउन पढ़ेंगे तब मैं आपको ये सब क्लियर करूंगा कि ये बेसिकली है क्या पोसेसिव प्रोनाउन एंड पोसेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो हम एडजेक्टिव जब करेंगे तब पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत हम समझेंगे इनको, ठीक है। अभी फिलहाल हम इतने पार्ट पे फोकस करते हैं, ठीक है। चलिए रूल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन पे चलते हैं कि रूल्स क्या क्या हैं। नॉमिनेटिव केस हमें तब यूज करना है बिफोर वर्ब। अब आप जानते हैं नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव केस है, वर्ब से पहले आए तो वो एज ए सब्जेक्ट यूज होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर वर्ब यूज होगा, ये मैंने आपको अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया, ठीक है। ये सब्जेक्टिव केस है वर्ब से पहले, और ये ऑब्जेक्टिव केस है वर्ब के बाद। ये सब्जेक्टिव केस है वर्ब से पहले, और ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस है यानी एक्यूजेटिव केस है। क्लियर हुआ रूल? ऑलवेज यूज 2 3 1 इफ देयर इज नो सेंस ऑफ बैड थिंग। दोस्तों अगर कोई बुरी बात ना हो रही हो ना, तो हमें 2 3 1 रूल यूज करेंगे। कैसे देखते हैं, जैसे कि एक सेकेंड, ठीक है। 2 3 1, पहले ये 2 3 1 क्या है, ये 2 3 1 है, ये है कि सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो 1 2 3, 2 3 1 हमारा ऑर्डर होगा। अगर मान लो तीनों पर्सन एक ही सेंटेंस में है तो 2 3 1 रूल लगाएंगे हम, ठीक है। 2 क्या है, ही, तो हम लिखते हैं ही। 3 क्या है, थर्ड पर्सन,
सॉरी, टू, टू क्या है? यू, तो सबसे पहले आएगा यू। ठीक है, तो यू आएगा। उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा, 2 3 1 है ना, 2 3 1, 2 है सेकंड पर्सन यानी यू, 3 है ही शी और इट, तो हम ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, 1 है फर्स्ट पर्सन यानी मैं, ही शी एंड, सॉरी, यू ही एंड आई विल गो टू स्कूल। अब स्कूल जाना तो अच्छी बात है ना, यहाँ पे विल नहीं आएगा, सॉरी शैल आएगा। जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से हमारा जो फर्स्ट पर्सन है उसकी अकॉर्डिंग हमारी ऑक्सिलरी वर्ब आएगी। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस होगा, यू ही एंड आई शैल गो टू स्कूल। ठीक है, हम स्कूल जाएंगे, तुम, वह और मैं। तो ये हमारा रूल है कि कभी भी मैं आई, ही एंड यू नहीं लिखूंगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, यू ही एंड आई लिखूंगा मैं हमेशा अकॉर्डिंग टू द रूल। ठीक है, कभी भी ये तीनों पर्सन अगर एक ही सेंटेंस में आए और कोई अच्छी बात हो रही हो, मैं अच्छी बात पे इसलिए फोकस करूंगा क्योंकि बुरी बात पे हम कोई दूसरा रूल यूज करेंगे। ठीक है, तो यू ही एंड आई शैल गो टू स्कूल यानी अच्छी बात है ना। इतना समझ में आया ये वाला रूल? चलिए नेक्स्ट। ठीक है, तो ये ऑलवेज यूज 2 3 1, ये ऑर्डर याद रखना, 2 3 1 इफ देयर इज नो सेंस ऑफ बैड थिंग, अगर कोई बुरी बात की कोई सेंस ना आ रही हो उस सेंटेंस से, तो ये रूल आपको लगाना है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑलवेज यूज 1 2 3 इफ देयर इज अ सेंस ऑफ बैड थिंग, अगर कोई बुरी बात की सेंस आ रही है तो हमेशा 1 2 3 लगेगा, यानी पहला पर्सन फर्स्ट आएगा आई। ठीक है, सेकंड पर्सन आएगा देन यानी यू, और उसके बाद आएगा थर्ड पर्सन यानी ही, आई यू एंड ही हैव मेड अ ब्लंडर। ठीक है, आई यू एंड ही हैव मेड अ ब्लंडर, हमने एक बहुत ब्लंडर हमने पढ़ा था ना नाउन में, बहुत बड़ी भूल कर दी है, तो भूल कर दी यानी कोई गलती कर दी यानी बैड, बुरी बात आ गई है ना, तो इसमें ये सीक्वेंस फॉलो होगा। ठीक है, 2 3 1 नहीं होकर के 1 2 3 होगा अगर कोई बैड थिंग की सेंस है तो। क्लियर हुआ ये रूल? चलिए नेक्स्ट, इफ देर इज प्लूरल प्रोनाउन ऑलवेज यूज 1 2 3 ऑर्डर। अगर प्लूरल प्रोनाउन हो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिंगुलर कर रहे थे ना, आई यू एंड ही, ये सिंगुलर है ना, ये देखो सिंगुलर है आई, सिंगुलर है यू, हालांकि ये तो प्लूरल भी सेम ही है, और ही भी ये क्या है, सिंगुलर है, तो हमारे ऑर्डर लगेंगे सिंगुलर के लिए 2 3 1 अगर अच्छी बात है, 1 2 3 तो बुरी बात है। ठीक है, लेकिन अगर प्लूरल है तो हमेशा 1 2 3 ही लगेगा ऑर्डर, है ना, हमेशा 1 2 3 ही लगेगा ऑर्डर। जैसे कि आई का क्या होगा, वी, यू का तो यू ही रहेगा प्लूरल, एंड ही का क्या हो जाएगा, दे हैव मेड अ ब्लंडर। या यहाँ पे कोई बुरी बात हो या अच्छी बात हो उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके लिए हमेशा सिर्फ 1 2 3 ऑर्डर ही हम यूज करेंगे, चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो। प्लूरल के केस में, सिंगुलर के केस में अच्छी बात है तो 2 3 1 और बुरी बात है तो 1 2 3। क्लियर? चलिए, आफ्टर वर्ब लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट और कोई भी प्रपोजिशन आए तो हमें ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है हमेशा। वर्ब जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, लेट मी डू दिस वर्क। दोस्तों इसमें दो वर्ब हैं, एक तो वर्क है और ये लेट। ठीक है, लेट
दो लेट दो तरह से बिहेव कर सकता है, नाउन भी और वर्ब भी। यहाँ पे वर्ब कर रहा है तो वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो ना ये आई ना हो करके, इसलिए यहाँ पे मी आया है ना, आई ना आकर के एज अ मी आया है, क्योंकि आई का सब ऑब्जेक्टिव केस क्या था, मी। ठीक है, तो ऐसे ही वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। क्लियर? तो ये सभी क्या कहते हैं वर्ड्स हैं जिनके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा प्रोनाउन का। क्लियर हुई इतनी बात? चलिए नेक्स्ट चलते हैं रूल 6 की तरफ। इफ टू नॉमिनेटिव्स आर इन कंपैरिजन यूजिंग एज एंड देन, तो नॉमिनेटिव केस आएगा। देखिए ये थोड़ा वॉइल एक्सेप्शन केस है ये वाला रूल, क्योंकि एज और देन चाहे वो वर्ब के बाद आए चाहे वो पहले आए, हमेशा नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव केस आएगा किसी भी सेंटेंस में। जैसे कि देखते हैं, आई रन फास्टर देन हिम। सही है क्या ये सेंटेंस? या एक और लिखता हूं मैं, आई रन फास्टर देन ही। क्योंकि ही और हिम मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, और नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव केस क्या है, ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और रूल क्या कहता है कि अगर दो नॉमिनेटिव आ रहे हैं यानी दो सब्जेक्टिव केस आ रहे हैं और जो कंपैरिजन में हो, किसके साथ कंपैरिजन में हो, एज और देन के साथ, एज और देन हो, अगर उससे कंपेयर कर रहे हो तो उसमें हम नॉमिनेटिव केस यूज करेंगे। तो ही का नॉमिनेटिव केस क्या है, नॉमिनेटिव तो ही है, ये तो ऑब्जेक्टिव केस है। तो अकॉर्डिंग टू रूल ये वाला सेंटेंस सही है, ये वाला हमारा गलत है। चाहे रन क्या है, भागना, यानी ये वर्ब है, ये वर्ब के बाद आ रहा है, तो वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। लेकिन रूल क्या कहता है कि चाहे वर्ब के बाद आ रहा हो या कैसे भी या पहले आ रहा हो, हमेशा देन अगर होगा या एज भी होगा तो नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव केस आएगा हमारा। क्लियर हुई इतनी बात? चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। ऑलवेज यूज नॉमिनेटिव केस इफ वी हैव इट एज अ सब्जेक्ट आफ्टर दैट बी की फॉर्म आ रही हो। दोस्तों बी की फॉर्म क्या होती है वर्ब की, जब हम वर्ब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं। बी होता है होना, तो होना क्या है, या तो हो रहा है या मतलब है, हैं या हूं या था या थे। ठीक है, तो क्या होगी इसकी बी की फॉर्म, इज यानी है, आर यानी हैं, अन की बिंदी आ गई, एम यानी हूं, ठीक है, वाज था, वर थे, ये बी की फॉर्म है होने की। ठीक है, अगर इट के बाद ये आ रहे हैं तो हमेशा क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है, जैसे कि इट इज आई हु एम टू ब्लेम। ठीक है, इट इज आई हु एम टू ब्लेम, तो ये जो आई आया है ना यहाँ पे, ये फर्स्ट पर्सन आया, यानी सब्जेक्टिव फॉर्म आई है फर्स्ट पर्सन की। अगर मैं इसकी जगह मी लिखूं तो गलत होगा। ठीक है ना, इट इज मी नहीं आएगा, इट इज आई हु एम टू ब्लेम। ठीक है ना, तो इसलिए आई आएगा यानी सब्जेक्टिव केस आएगा इस रूल के अकॉर्डिंग। क्लियर हुई इतनी बात? चलिए नेक्स्ट रूल। यूज इट फॉर एनिमल्स, नॉन लिविंग थिंग्स, कंट्री, इन्फेंट, टाइम, वेदर एंड टेम्परेचर, डिस्टेंस एंड नेचुरल इवेंट्स एज वेल। इट दोस्तों जैसे ही वह हो गया, शी वह लड़की के लिए हो गया, है ना, ही इज ए गुड बॉय एंड शी इज ए गुड गर्ल, तो ही लड़के के लिए, शी लड़की के लिए। अब इट यूज कहाँ करेंगे आप, इट यूज करेंगे जानवरों के लिए। जैसे हम काऊ का ऐसे लिखते थे, काऊ इज ए पेट एनिमल,
इट हैज 4 legs, इट हैज 2 horn, तो इट यूज कर रहा हूं ना मैं, बार बार काउ ना रिपीट, नाउन ना रिपीट करके मैं इट यूज कर रहा हूं काउ की जगह, है ना। तो एनिमल है ना काउ, तो काउ के लिए इट यूज होगा, तो एनिमल्स के लिए इट यूज करेंगे हम। क्लियर हुई। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इट यूज करेंगे, जैसे इट इज माई पेन, है ना, इट इज माई पेन, इट यूज कर रहा हूं मैं इसके लिए। कंट्री के लिए भी हम इट यूज करेंगे। अगर पहले मान लो मैंने कंट्री डिफाइन कर दी, जैसे अमेरिका इज अ डेवलप्ड नेशन, है ना, इट इज सुपर पावर, तो इट यूज करूंगा मैं उसमें, है ना। तो कंट्री के लिए भी इट यूज करेंगे। इन्फेंट होता है दोस्तों बच्चों के लिए, जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु जो होते हैं, उनके लिए भी हम इट यूज करते हैं, ठीक है। टाइम के लिए, अब मैं पूछूं आपसे व्हाट इज द टाइम, कितना टाइम हो रहा है, आप बोलोगे इट्स 6 o'clock, तो इट्स इज 6 o'clock, तो इट यूज किया, तो इट हमारा टाइम के लिए भी यूज होता है। वेदर के लिए इट इज 30 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टेम्परेचर, सॉरी, वेदर में जैसे वेदर बारिश हो रही है ना, इट इज रेनिंग, इट इज सनशाइनिंग, समथिंग काइंड ऑफ दैट, ठीक है। तो वेदर के लिए भी, और टेम्परेचर के लिए भी मैंने बता दिया अभी। डिस्टेंस के लिए भी इट इज 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम हेयर और एनीथिंग, ठीक है। नेचुरल इवेंट्स, जो भी कोई डिजास्टर हो गया, उनके लिए भी हम इट यूज करेंगे। तो इट हम यूज कहाँ के लिए करेंगे, इन चीजों के लिए। क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट, पोजेसिव प्रोनाउन यानी अधिकारवाचक। अब आप जानते हैं अधिकारवाचक कौन से हैं, माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड देयर्स, ठीक है। ये लिख, माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड देयर्स। माइन फर्स्ट पर्सन के लिए, आर्स फर्स्ट पर्सन प्लूरल के लिए, योर्स प्लूरल सिंगुलर दोनों के लिए सेकंड पर्सन, हिज, हर्स, देयर्स ही, शी एंड दे, ठीक। चलिए, माइन का होता है माई प्लस नाउन, है ना, ये एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है पोजेसिव प्रोनाउन में। कैसे, अभी देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं दिस पेन इज माई, या ये बोलूं इट इज माई पेन, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे माई पेन, मेरा पेन, नाउन है पेन, और मेरा क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि विशेषता ये बता रहा ना कि ये मेरा पेन है। तो माई पेन एडजेक्टिव प्लस नाउन, और ये सेंटेंस क्या बता रहा है, यह पेन मेरा है, और ये सेंटेंस भी बता रहा है इट इज माई पेन, ये पेन मेरा है। दोनों यही बता रहे हैं मुझे सेंटेंस, लेकिन यहां पे क्या है, दिस पेन इज माइन, यानी ये मेरा पेन है। माइन में क्या आ गया, मेरा पेन, है ना, यह पेन मेरा है, यानी मेरा पेन है, एक तरह से यही अर्थ हुआ ना इस सेंटेंस का। तो मेरा पेन की जगह क्या आया है, माइन आया है ना। यहाँ पे क्या है, यह मेरा पेन है, तो मेरा यानी माई, और पेन नाउन, तो माई प्लस नाउन यानी एडजेक्टिव और नाउन की जगह मैंने क्या लिख दिया, माइन। माइन क्या है, एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, और माइन का हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, माई प्लस नाउन, तो माई प्लस नाउन की जगह माइन आएगा। नाउन कुड बी एनीथिंग, बुक, पेन, आप नाम तो जानते ही है नाम से, ठीक है। ऐसे ही ये बने हैं, आर्स बना है आर प्लस नाउन से, योर्स बना है योर प्लस नाउन से, यानी एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन इक्वल टू पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। हिज प्लस नाउन हिज, हर प्लस नाउन हर्स, देयर प्लस नाउन देयर्स। आप जानते हैं इट नहीं लिखा, क्योंकि इट्स में करूंगा तो वो क्या होगा, वो एडजेक्टिव होगा, प्रोनाउन नहीं होगा, क्योंकि वो अधिकार जता रहा है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स में अधिकार नहीं होता, रिलेशन होता। क्लियर हुई बात। चलिए अब इसके हम रूल पढ़ते हैं। रूल 1 क्या कहता है, नेवर यूज पॉसेसिव प्रोनाउन बिफोर नाउन, कभी भी पॉसेसिव प्रोनाउन नाउन से पहले यूज नहीं करेंगे हम, हमेशा उसके बाद करेंगे। और बट हम एडजेक्टिव कर सकते हैं नाउन से पहले यूज। अब यही वाला एग्जांपल ले लीजिए, है ना, दिस पेन इज माइन, पेन यानी नाउन पहले आ गई, उसके बाद आई है पॉसेसिव प्रोनाउन, है ना।
लेकिन यहाँ पे क्या है, इट इज माई पेन, माई पहले आया नाउन से, जस्ट पहले, तो माई क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव आ सकती है नाउन से पहले, बट पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं आएगी। ठीक है, मैं ये नहीं लिख सकता इट इज माइन पेन, यह मेरा पेन पेन है, ये नहीं लिख सकता, तो माइन नहीं आएगा, माइन की जगह माई आएगा। ठीक है, और माई क्या है, माई है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव आ सकती है, प्रोनाउन पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं आ सकती। क्लियर। सेकंड रूल क्या कहता है, यूज पॉसेसिव प्रोनाउन एज सब्जेक्ट बिफोर वर्ब। आप सही जानते हैं, ठीक है, कि वर्ब से पहले अगर मैं यूज कर रहा हूं तो वो वहां पे मेरी सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगी। क्लियर। इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं, यूज पॉसेसिव प्रोनाउन एज सब्जेक्ट बिफोर वर्ब। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि योर कार इज अ न्यू कार, योर कार इज अ न्यू कार, अब योर कार यानी तुम्हारी कार, यानी एडजेक्टिव प्लस नाउन आ रहा है ना, एडजेक्टिव प्लस नाउन आ रहा है यहाँ पे। अब एडजेक्टिव प्लस नाउन की जगह मैं पॉसेसिव प्रोनाउन यूज कर सकता हूं, तो योर्स, योर्स इज अ न्यू कार, यानी ये अर्थ क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, तुम्हारी कार न्यू कार है, योर कार इज अ न्यू कार, यही तो अर्थ हुआ। अब एडजेक्टिव प्लस नाउन की जगह मैंने योर्स यूज कर लिया, जैसा कि हमने टेबल में पढ़ा था। ठीक है, योर्स, योर प्लस नाउन की जगह, तो योर कार की जगह मैंने योर्स कर दिया, योर्स इज अ न्यू कार। क्लियर हुई बात। चलिए नेक्स्ट, यूज पॉसेसिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट आफ्टर वर्ब। हम पॉसेसिव प्रोनाउन को एज एन ऑब्जेक्ट में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सेम ही होगी वो भी। ठीक है, जैसे कि ही लॉस्ट माई बुक एज वेल एज योर्स। ठीक है, उसने खो दी मेरी किताब और एज वेल एज योर, तुम्हारी भी। ठीक है, तो ये योर्स क्या हो गया, ये पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया, है ना, यानी योर बुक। सेंस तो इसकी यही बैठी ना, इस सेंटेंस की सेंस क्या बैठी, उसने मेरी भी बुक खो दी और तुम्हारी भी बुक खो दी, ही लॉस्ट माई बुक एज वेल एज योर बुक, तो योर बुक की जगह मैंने क्या लिख दिया, योर्स, क्योंकि सेंस क्या आ रही है यहाँ पे, बुक की आ रही है ना, उसने मेरी भी बुक खो दी और तुम्हारी भी, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो ही लॉस्ट माई बुक एज वेल एज योर्स। अब यहाँ पे ये वर्ब के बाद आ रहा है, तो मतलब एज ए ऑब्जेक्ट में आ रहा है। ठीक है, और सब्जेक्ट में भी वही आ रहा था, है ना, योर्स इज द न्यू कार, सिंपल। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, यूज पॉसेसिव प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट आफ्टर प्रपोजिशन। ठीक है, प्रपोजिशन के बाद हम पॉसेसिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट में यूज करेंगे, जैसे कि मैं बोलता हूं आई हैव ब्यूटीफुल हाउस देन योर्स, मतलब मेरा घर ज्यादा सुंदर है तुम्हारे से, तो ये देन क्या है, ये संबंध बता रहा है ना, तो ये प्रपोजिशन है। ठीक है ना, प्रपोजिशन के बाद एज ए ऑब्जेक्ट हम यूज करेंगे पॉसेसिव प्रोनाउन को। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव, यानी निजवाचक प्रोनाउंस जो होती हैं, सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, जो भी प्रोनाउन के पीछे सेल्फ और सेल्स लग रहा है ना, देखिए ये वही आ गया जो हमने प्लूरल और सिंगुलर पढ़ा था ना, कि एफ हटा के वीएस जोड़ेंगे तो प्लूरल के लिए हो गया, तो सिंगुलर जितने भी प्रोनाउन हो उसमें सेल्फ लग जाएगा पीछे, और जितने भी प्लूरल प्रोनाउन है उसमें वीएस लग जाएगा। फर्स्ट थिंग ये क्लियर हुई। अब ये सेल्फ और सेल्स हमारा शो क्या कर रहा है,
यानी सेल्फ यानी खुद से, खुद का, अपने आप ही, है ना। तो निजवाचक प्रोनाउन यही हमारा प्रोनाउन है जो खुद ही, अपने आप, ये सब दर्शाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेल्फ जोड़ते हैं। जैसे माई था ना, मेरा, तो माई सेल्फ जोड़ दिया। आर था, हमारा, तो आर सेल्स जोड़ दिया। ये आर प्लूरल के लिए तो वीएस जुड़ गया इसमें। सेम ऐसे योर तो दोनों के लिए ही सेम था, सिंगुलर प्लूरल के लिए, तो सेल्फ और सेल्स हो गया। योर सेल्फ, योर सेल्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये तो सिंगुलर पे। अब दैम सेल्फ्स एंड वन सेल्फ यानी के लिए। ठीक है, तो ये हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे जैसे मैंने खुद ही बोला है ना, तो मैं क्या लिखूंगा? जैसे कि हो गया द पुअर मैन पॉइजन्ड हिमसेल्फ। ठीक है, गरीब आदमी ने खुद ही जहर खा लिया। खुद ही, तो यहाँ पे खुद ही की सेंस बनी, अपने आप, खुद ही, है ना। तो हिमसेल्फ आ गया यहाँ पे इसकी जगह। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ है? इस तरह से हम ये वाले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज करेंगे। आप इनको देख लीजिए कि ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो कि खुद ही, अपने आप, है ना, ये वर्ड दर्शाते हैं। चलिए इसका हम रूल पढ़ते हैं। रूल क्या है? नेवर यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विद कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बैथ, मूव, रेस्ट एंड हाइड। ठीक है, इन शब्दों के साथ हम कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या हुआ। ठीक है, जैसे कि इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाइड का ही ले लेते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ही hides himself in the room। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? उसने खुद को छुपा लिया रूम में। सेंस तो थोड़ी ठीक लग रही है, लेकिन खुद को कैसे छुपाएगा वो जाकर के छुपेगा ना। खुद को छिपाना गलत है बोलना, तो इसलिए ये हिमसेल्फ नहीं आएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? ही हाइड्स इन द रूम, वह रूम में जाके छुप गया। ठीक है, तो ये इन सब वर्ड्स के बाद ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है। क्लियर हुई इतनी बात? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी विभाग सूचक। ठीक है दोस्तों, पर्सन डेट रेफर टू पर्सन और थिंग वन एट ए टाइम। अब जैसे बहुत सारे पर्सन हैं या बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से जब हम प्रत्येक के बारे में बात करेंगे तो वो होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, इनके वो प्रोनाउन जिससे हमें प्रत्येक व्यक्ति या चीज के बारे में बात करें जब हमारे पास काफी सारी हों चीजें या व्यक्ति हों। ठीक है, जैसे कि ईच, ईदर, नीदर, एवरी, नन, एनी। ठीक है, ये वर्ड्स हैं, ये प्रोनाउन है जो हम यूज करेंगे दर्शाने के लिए। क्या? जैसे कि ईदर का प्रयोग दो में से कोई एक के अर्थ में होता है। इसके हम रूल के साथ ही पढ़ेंगे इनके यूज। ठीक है, दो में से कोई एक के अर्थ में होगा। जैसे कि अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, ईदर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड। ईदर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड। इन जैसे मेरे पास दो पेन है, ठीक है, उनमें से एक रेड है एक ब्लू है, तो मैं ये बोल सकता हूं ईदर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड, कि इन दोनों में से एक पेन लाल है। अगर मैं यही सेंटेंस लिखूं, ईदर ऑफ दीज थ्री पेन्स इज रेड, कि
मेरे पास मान लो इस बार 3 पेन है, एक ब्लैक है, एक ब्लू है, एक रेड है, तो ईदर ऑफ दीज 3 पेन्स इज रेड। मैं लिख सकता हूं कि तीनों में से एक पेन रेड है, लेकिन ईदर हमेशा दो पर्सन या दो चीजों के लिए ही यूज होगा। तो यहाँ पे ईदर का यूज करना गलत है, क्योंकि चीजें 3 हो गई हैं, 2 नहीं रही। 2 के साथ ईदर यूज होगा, ठीक है, लेकिन 3 के साथ क्या यूज होगा? एनी या फिर वन, एनी या वन। तो वन ऑफ दीज 3 पेन इज रेड बोल सकता हूं मैं। अब ये एकदम सही सेंटेंस है। क्लियर हुई बात? तो यही रूल कहता है ईदर का प्रयोग 2 में से कोई एक के अर्थ में होगा यूज। इधर ये या तो ये या फिर ये, 2 के उसमें। लेकिन 2 से ज्यादा के यूज में हम एनी का प्रयोग करेंगे या वन का भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुए दोनों रूल? चलिए नेक्स्ट। सेम ऐसे जैसे ईदर के 2 के लिए है, सेम ऐसे नीदर भी 2 के लिए है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, नीदर ऑफ दीज 2 गर्ल्स इज एक्टिव, कि दोनों में से कोई गर्ल एक्टिव नहीं है ना। एवरी होता है हर एक के लिए, नो होता है किसी के लिए भी नहीं, एनी कोई भी, ठीक है। ईच भी तब यूज करते हैं जब किसी एक के बारे में बात हुई है और पूरी का पूरा समूह हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी परस्पर सूचक। ईच अदर एंड वन अनदर, ये 2 प्रोनाउन हमारी रेसिप्रोकल प्रोनाउन होती हैं, यानी परस्पर सूचक। परस्पर मतलब आपस में संबंध दिखाएं, है ना। तो परस्पर वही होता है ना, संबंध दिखाना, शोज रिलेशन, ठीक है। सेम ऐसे ही जैसे ईदर और नीदर का था ना, 2 के लिए है, और वन या फिर एनी 2 से ज्यादा के लिए है। सेम ऐसे ही ईच अदर 2 पर्सन या थिंग के लिए है, वन अनदर मोर देन 2 के लिए है, यानी 2 से ज्यादा के लिए है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं ईच अदर और वन अनदर का। जैसे कि राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर, ठीक है। राम और श्याम ये आपस में मदद करते हैं एक दूसरे की, ठीक है। राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। अब मैं लिखता हूं द स्टूडेंट्स हेल्प ईच अदर। अब स्टूडेंट्स में तो 2 से ज्यादा हो गए ना, तो मैं यहाँ पे ईच अदर यूज ना करके वन अनदर करूंगा, ठीक है। ये भी नहीं होगा, वन अनदर। द स्टूडेंट हैव वन अनदर, स्टूडेंट मदद करते हैं एक दूसरे की, ठीक है। तो अगर वन मोर देन 2 है तो वन अनदर आएगा, और सिर्फ 2 पर्सनों के बारे में बात हो रही है तो सिर्फ ईच अदर आएगा। क्लियर हुई? तो ये संबंधी बता रहा है ना आपस में। ये है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्लियर हुए रूल दोस्तों? इन यहां से क्वेश्चन बनता है, तो इनको आप स्किप मत करना, ये इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आप समझ के क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। जो फिल इन द बैंक्स आते हैं ना, वो यही आते हैं, ये आपको बता देगा राम एंड श्याम हेल्प, ऑप्शन दे देगा ईच अदर, वन अनदर, या दोनों आ सकते हैं, दोनों में से कोई नहीं आ सकता है, तो ईच अदर इज द राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। जब हम करेंगे क्वेश्चन, जब हम प्रोनाउन पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइजेस करेंगे, तब आपको इसकी और ज्यादा डीप नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल आप सिर्फ कंसेप्ट समझिए। चलिए दोस्तों, आज नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोनाउन का थोड़े बहुत भाग और रह गए हैं, वो पढ़ेंगे, उनके रूल्स पढ़ेंगे, देन उसके बाद एक्सरसाइजेस करेंगे। अब जैसा कि हमने कहा है कि डेली हमें 20 वोकैब वर्ड्स याद करने हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। एप सीजन, एप सीजन, एप सीजन। दोस्तों एप सीजन को हमने ना सीजर से में तोड़ दिया। जैसे सीजर होती है ना, सीजर क्या होती है? कैंची, कैंची होती है ना सीजर। तो एप सीजन को हमने क्या कर दिया? कैंची, कैंची का यूज करती है, काटने का काम करती है, यानी कटिंग ऑफ
चीरा, है ना। सीजर से आप काट सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पे काटना नहीं है, यहाँ पे चीरा लगाना है उससे। तो एब्सीजन मीन्स चीरा, चीरा लगाना यानी कटिंग ऑफ। क्लियर हुआ? ऐसे आप याद कर सकते हैं। एब्सकेंड, एब्सकेंड होता है डिपार्ट यानी भाग जाना। अब ये है कि इसको हम देख लेते हैं, इसको पकड़ लेते हैं वर्क को, इस कंड को। सेकंड को हम सेकंड बोल देते हैं, सेकंड, कि उसने एक सेकंड नहीं लगाई वो भाग गया, उसने एक सेकंड नहीं लगाई वो भाग गया। तो एब्सकेंड का मतलब क्या हो गया? भाग जाना यानी डिपार्ट। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। एब्सोल्यूट, इसका हम सोल्यूट पकड़ लेते हैं वर्ड, सोल्यूट। दोस्तों आपने अगर पढ़ा हो कहीं कि सॉल्यूशन कैसे बनता है, हमारा सॉल्यूशन बनता है ना, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किस तरह से बनता है? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिलाकर बनता है ना, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिलाकर के हमारा सॉल्यूशन बनता है। अगर मेरे पास मान लो सॉल्यूशन सॉल्वेंट है तो मैं सॉल्यूशन कैसे बनाऊंगा? जब तक मेरे पास सॉल्यूट ना हो। तो सॉल्यूट मिलते ही मेरा सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो एब्सोल्यूट का क्या हो जाएगा मतलब? कंप्लीट, की एब्सोल्यूट मिलते ही मेरा सॉल्यूशन कंप्लीट बन जाएगा। तो कंप्लीट यानी पूर्ण रूप से, एब्सोल्यूट। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। एब्सोल्व, एब्सोल्व का हम सोल्व पकड़ लेते हैं। सोल्व होता है किसी भी चीज को हमने सोल्व कर दिया, है ना। किसी भी चीज को सोल्व कर दिया मतलब हमने उसे क्या कर दिया? दोष से मुक्त कर दिया। जैसे कोई केस चल रहा है ना, कोई केस चल रहा है किसी मुजरिम पर, कोई है, ठीक है, कस्टडी में, उस पर कोई केस चल रहा है, वो सॉल्व हो गया और वो उसमें दोष मुक्त हो गया, है ना, दोष मुक्त साबित हुआ, मतलब वो मुजरिम नहीं है, वो अच्छा इंसान था, तो उसका केस सॉल्व हो गया। तो सॉल्व हो गया क्या मतलब है? कि वो दोष से मुक्त हो गया, उसको पार्डन मिल गई, यानी उसको माफी मिल गई, दोष से मुक्त कर दिया उसको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एब्सटेन मतलब रिफ्रेन मोन, रोकना। अब स्टेन पकड़ लेते हैं। स्टेन क्या होता है? जैसे मान लो आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, आपके ऊपर कुछ इंक गिर गई या कोई ऐसी चीज गिर गई कि दाग लग गया। स्टेन दाग होता है ना, स्टेन का मतलब दाग होता है। तो दाग लग गया आपके ड्रेस पे, तो आप फिर पार्टी में थोड़ी ना जाओगे, पार्टी में जाने से रुक जाओगे, फिर घर पे आके वापस कपड़े बदल के फिर जाओगे, है ना, या जाओगे ही नहीं। तो अगर एब्सटेन, अगर दाग लग गया तो आप रुक जाओगे। तो एब्सटेन का मतलब होगा रिफ्रेन मोन, मतलब रोकना, है ना, आपने रोक दिया उसको वहीं, ठीक है, खुद को जाने से मतलब। एब्स्ट्रूज, नेक्स्ट चलते हैं। एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज होता है डिफिकल्ट यानी मुश्किल। इसको पकड़ लेते हैं हम, एब्स्ट्रूज को, ठीक है ना। एब्स्ट्रूज को हम बोलते हैं स्टक, स्टक से कंपेयर कर लेते हैं स्टक, कि एब्स्ट्रूज हो गया यानी स्टक हो गया, ठीक है ना। स्टक का मतलब है रुक जाना, कि अटक जाना, सॉरी, रुकना नहीं, अटकना, कि आप कोई काम कर रहे थे, आप स्टक हो गए, आप रुक गए। आप कब रुकोगे कोई काम करते हुए? जब कोई अलग मुश्किल आ गई या कोई परेशानी आ गई, है ना। तो एब्स्ट्रूज का मतलब हो जाएगा डिफिकल्ट यानी मुश्किल। कोई भी मुश्किल आते ही आप रुक गए, स्टक हो गए, वहीं अटक गए, आगे नहीं बढ़ सकते। तो एब्स्ट्रूज का मतलब हो गया डिफिकल्ट यानी मुश्किल, ठीक है। एबिस्मल, इसको हम स्मेल पकड़ लेते हैं। स्मेल, स्मेल होती है कोई भी गंध, कि अबे स्मेल, कैसी स्मेल आ रही है, यानी बहुत बुरी दुर्गंध आ रही है ना। तो एबिस्मेल के मतलब क्या हो गया? बुरी, यानी बहुत बुरा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। एसिड, एसिड को हम एग्रीड बोल सकते हैं, एग्रीड, कि हम किसी भी चीज के लिए एक्सीड हो गए यानी मान गए उस चीज को। तो एसिड का मतलब क्या हो गया? एग्रीड टू डू यानी मान जाना। ये तो सिंपल था, ये तो राइम भी कर रहा है एसिड एग्रीड से, है ना, तो राइम करके भी आप याद कर सकते हैं। एक्लेम, इसका हम क्लेम वर्ड पकड़ लेते हैं, यानी अपलाउड, प्रशंसा करना। अब आप उसकी प्रशंसा करेंगे, जैसे मान लो आप कोई लड़का है, उसको आप जानते हैं, है ना, और वो बहुत अच्छा है, तो आप उसकी गारंटी ले सकते हैं कि भाई ये बहुत बढ़िया है, तो उसकी आप प्रशंसा ही कर रहे हैं ना। गारंटी लेना, उसको क्लेम कर रहे हैं कि वो अच्छा है, आप क्लेम कर रहे हैं ना कि अच्छा है वो। तो एक्लेम का मतलब है कि आप क्लेम कर रहे हैं और उसकी तारीफ कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छा है। तो एक्लेम का मतलब हो गया अपलाउड, यानी प्रशंसा कर रहे हैं आप, उसकी प्रशंसा करना। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, एक्कोलेड,
एक्कोलेट का हम कॉलेट पकड़ लेते हैं। ये थोड़ा सा किससे राइम कर रहा है? ये राइम कर रहा है चॉकलेट से, चॉकलेट, है ना। एक्कोलेट मीन चॉकलेट से राइम कर रहा है। चॉकलेट आप किसको कब देंगे? यानी आप मान लें किसी से खुश हो गए, आप उसको पुरस्कार देना चाह रहे हैं तो आप चॉकलेट दे देंगे। कोई अगर बच्चा है या स्टूडेंट है या पेन दे देंगे, लेकिन हम चॉकलेट देंगे इस केस में, ठीक है। चॉकलेट का मतलब है अवार्ड यानी पुरस्कार करना, ठीक है। तो एक्कोलेट का मीन्स क्या हो गया? आपने उसको पुरस्कार दिया। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। पुरस्कार के रूप में ऐसे चॉकलेट दी, यानी कि क्लियर है। आप अपने भी बना सकते हैं, डिकोड या फंडे, जो भी आप वर्ड नाम देना चाहें। मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो मैंने याद किए हैं जिस तरह से, ठीक है। एकम्प्लाइज मीन्स पार्टनर इन क्राइम, गुनाह का साथी, ठीक है ना। कंप्लाइज, कंप्लाइज को पकड़ लेता है। कंप्लाइज ही नहीं, कंप्लेन। आपकी कंप्लेन कब होगी? जब आप कोई गुनाह करेंगे तभी तो कंप्लेन होगी पुलिस में। तो पुलिस में कंप्लेन हो रही है तो मतलब आप कोई गुनाह कर रहे हैं, है ना, तो क्राइम। अब एकम्प्लाइज यानी साथ में भी है कोई, ठीक है। तो पार्टनर इन क्राइम यानी गुनाह का साथी। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, एकॉर्ड यानी एग्रीमेंट, समझौते। इसका हम कोड पकड़ लेते हैं वर्ड। दोस्तों कोड होता है रस्सी, रस्सी को बोलते हैं ना कोड। तो दो जने यानी दो लोग आपस में कब बनते हैं? जैसे मान लो कोई शादी कर रहा है तो बोलते हैं ना ये आपस में बंधन में बंध गए। बंध गए किससे बंध गए? रस्सी से बंध गए। तो रस्सी से कब बंधेंगे? जब वो उनमें आपस में समझ हो, है ना। अगर कोई किसी को समझ आ रहा है यानी एक दूसरे को समझते हैं तो शादी करनी चाहिए, है ना। तो शादी कर रहे हैं तो एकॉर्ड यानी रस्सी में एक बंधन में बंध रहे हैं। तो कॉर्ड से रस्सी हुई, रस्सी से मतलब बंधना, और आपस में बंध रहे हैं तो मतलब समझा रहे हैं एक दूसरे को। तो एकॉर्ड का मतलब हो गया एग्रीमेंट यानी समझौते, समझना। ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट चलते हैं, एक्यूज्ड। एक्यूज्ड दोस्तों ये तो सिंपल है कि वन चार्ज विद ऑफेंस यानी जो आरोपी होता है उसको एक्यूज्ड बोलते हैं, ठीक है। इसको आप सिंपल ऐसे ही याद हो जाएगा, एक्यूज्ड मीन्स आरोपी। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यूज्ड वर्ड कर दिया, ठीक है। इसका यूज ले लिया हमने, यूज्ड। कोई किसी को यूज करके छोड़ दे तो उसे गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा तो वो गलत काम करेगा यानी आरोपी बन जाएगा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट चलते हैं, एक्मे। इसका हम मी वर्ड पकड़ लेते हैं, एक्मे का। अब आप कहीं भी चले जाए, आप सोचेंगे कि मैं सबसे सुपीरियर हूं, है ना। आप बनना चाहेंगे ना कि आप कहीं भी जाए कि आपको सब ऐसा ट्रीट करें कि आप सबसे अच्छे हो। मैं यानी आप में मी है, तो मी है तो मतलब आप सबसे अच्छे हुए तो मतलब सबसे ऊपर हुए, तो सबसे ऊपर यानी सबसे पीक पे हुए, है ना। तो इस तरह से हम एक्मे को पीक यानी शिखर पे हैं। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। एक्विट, इसका हम क्विट वर्ड पकड़ लेते हैं, एक्विट का यानी छोड़ दिया। अब क्विट का मतलब है कि भाई छोड़ दिया, क्विट कर दिया। तो क्विट कर दिया यानी छोड़ दिया, यानी लिबरेट कर दिया, बरी कर दिया हमने किसी मुजरिम को। तो क्विट का मीन्स लिबरेट यानी बरी कर दिया। क्लियर हुआ। एडवर्स, एडवर्स का हम वर्स पकड़ के क्या बना देते हैं? इसको इनवर्स बना देते हैं, इनवर्स। एडवर्स का हमने क्या बना दिया? इनवर्स। अब इनवर्स क्या होता है? यानी उल्टा। कोई भी चीज चल रही है उसको हमने इनवर्स कर दिया यानी उल्टा कर दिया, है ना। तो उल्टा कर दिया यानी वो हमारे फेवर में था तो वो अनफेवरेबल हो गया। उल्टा यानी और बेकार हो गया, तो अनफेवरेबल यानी विपरीत हो गया, अपोजिट हो गया उसका, है ना। इनवर्स का मतलब ऐसे है तो इसको इनवर्स करूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा, तो विपरीत हो गया ना। चलिए, तो एडवर्स मीन्स विपरीत। आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ का हम मैथ ले लेते हैं। आप कोई भी मैथ का क्वेश्चन करते हैं, लास्ट में क्या निकलता है? सॉल्यूशन निकलता है ना मैथ के बाद, यानी लास्ट में आफ्टर मैथ का क्वेश्चन में क्या निकलेगा? सॉल्यूशन निकलेगा। सॉल्यूशन क्या है? रिजल्ट। तो रिजल्ट निकलेगा यानी परिणाम निकलेगा। आफ्टर मीन्स रिजल्ट, आफ्टर मैथ। नेक्स्ट चलते हैं, एडोलसेंट। इसका हम ये वर्ड पकड़ लेते हैं, सेंट। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों को सेंट नहीं लगाते, है ना। बच्चे सेंट नहीं लगाते हैं, लेकिन बड़े जैसे ही होते हैं तो फिर सेंट वेंट लगाने शुरू कर देते हैं खुद ही। तो एडोलसेंट, तो सेंट कब लगाते हैं? जब आप छोटे से बड़े बढ़ जाएं, है ना। तो ग्रोइंग इनटू एन अडल्ट, जब आप अडल्ट बन जाएं यानी किशोर अवस्था में आ जाएं। तो एडोलसेंट मीन्स ग्रोइंग इनटू एन अडल्ट।
अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन होता है मिक्सिंग सम अनडिजायर्ड कमोडिटी, यानी मिलावट होती है। इसको कैसे याद करेंगे? अब अडल्ट का मतलब होता है बड़ा, माने बड़ा बनना। अब जैसे आपने देखा होगा कि आजकल मार्केट में जो लौकी आ रही है या कोई भी सब्जी आ रही है उसको इंजेक्शन लगा के बड़ा करते हैं, है ना। रात में एक इंजेक्शन लगा वो इतना बड़ा हो जाता है रात में, है ना। तो बड़ा हो रहा है यानी हमने उसमें इंजेक्शन लगाया, उसमें मिलावट करी तो बड़ा बन रहा है वो। तो एडल्ट, एडल्ट बन रहा है कब? जब हमने उसमें मिलावट करी, मिलावट करी तो मिलावट हो गया एडल्ट्रेशन। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगास्ट, अगास्ट अगर मान लो आप कोई काम कर रहे हो, कोई कुछ गलत हो गया, आप बोलोगे ये क्या हो गया, अगास्ट यानी अगास्ट यानी बहुत बुरा हो गया। और आप बुरा हो गया तो मतलब आप एकदम से चौंक गए कि ये कैसे हो गया, ये तो होना नहीं चाहिए था, है ना। तो ये आप शॉक्ड हो गए, अगास्ट वहीं रुक गए, शॉक्ड हो गए यानी भौचक्के रह गए, है ना। तो अगास्ट मीन्स शॉक्ड यानी भौचक्के रह जाना। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये आज की हमारी वोकैबुलरी भी डन हो गई। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड तब तक हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।